आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी को। एक एक टॉपिक इसका समझ लेते हैं जिससे कि कभी आपको एग्जाम में इस टॉपिक को लेके दिक्कत ना हो। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। सबसे पहला प्रश्न यही पैदा होता है, ज्वालामुखी कहते किसे हैं? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी एक स्थान है। ज्वालामुखी अगर कोई पूछे क्या है तो ज्वालामुखी एक स्थान है। अब कहोगे सर जी कौन सा स्थान है? ऐसा स्थान है जहां से क्या निकलता हो? गैस। ज्वालामुखी एक स्थान है जहां से क्या निकलता हो? गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ। तरल चट्टानी पदार्थ को ही कहा जाता है लावा। और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है चट्टान किसे कहते हैं। अगर उस टॉपिक पे कहीं दिक्कत हो तो आप वहां जाके वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि चट्टान किसे कहते हैं। तो क्या हुआ कि ज्वालामुखी एक स्थान है जहां से गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है। अब ध्यान देना कि इस गैस में से कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्या निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जलवाष्प। गैस के रूप में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक निकलने वाली जो है गैस कौन सी होगी? वो जलवाष्प के रूप में सर्वाधिक गैस निकलती है। गैस किस रूप में सर्वाधिक निकलती है? तो जलवाष्प के रूप में निकलती है। ये बात याद रखिएगा। और क्या निकलता है? ढेर सारी और भी गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। ये सब निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये सब जलवाष्प, लेकिन सबसे ज्यादा ये याद आप रखिएगा जो है सबसे ज्यादा गैसों में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है। क्लियर हो गई बात? तो ज्वालामुखी क्या है हमने बताया, ज्वालामुखी एक स्थान है, ऐसा स्थान है जहां से गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है। और इन तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का स्थान है जहां से गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इस तरल चट्टानी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा। और पिछले क्लास में मैंने बताया था लावा किसे कहते हैं? भूगर्भ में या पृथ्वी के नीचे तरल अवस्था में, क्या? पृथ्वी के नीचे तरल अवस्था में मौजूद मैग्मा को धरातल पर क्या कहते दिखाई दे रहा ना? धरातल पर लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरातल पर लावा कहते हैं। अच्छे समझिएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? लावा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? तरल अवस्था में मौजूद मैग्मा को धरातल पर जब आता है, देखो पृथ्वी के अंदर मौजूद, इसको भी लिख लीजिए पूरी लाइन हो जाए। पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में मौजूद मैग्मा को धरातल पर लावा कहते हैं। मतलब मैग्मा और लावा अलग अलग चीज नहीं है। जब वो धरातल पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ज्वालामुखी का स्थान है जहां से गैस, राख और लावा निकलता हो। चाहे लावा कहिए या तरल चट्टानी पदार्थ कहिए, जहां से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ज्वालामुखी कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का स्थान है जहां से गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ निकलता है। तरल चट्टानी पदार्थ को कहते हैं लावा। लावा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में मौजूद मैग्मा को धरातल पर जब वो बाहर निकल आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लावा दो प्रकार का होता है। सिलिका के आधार पर, मैं ये लिख दे रहा हूं साइड में, ये भी जानकारी रखिए। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एसिड लावा। क्या बोलते हैं?
एक को बोलते हैं एसिड लावा और दूसरे को बोलते हैं बेसिक लावा। क्या बोलते हैं? बेसिक लावा। एक को बोलते हैं एसिड लावा और दूसरे को बोलते हैं बेसिक लावा। एसिड लावा किसे कहते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं आगे इसको रफ करता हूं, जल्दी से नोट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि किसे कहेंगे एसिड लावा किसे कहते हैं और बेसिक लावा किसे कहते हैं। अगर आप सबको कहीं पे भी डाउट्स होगा तो आप लोग तुरंत बताएंगे, ठीक है। चलिए, हमने कहा लावा दो प्रकार का होता है। लावा कितने प्रकार का? एक हमने बताया कि एसिड लावा और दूसरा हमने बताया बेसिक लावा। ये जो भैया एसिड और बेसिक है किसके आधार पर है? कि ये आधार है सिलिका के आधार पर, जिसमें सर्वाधिक, देखो ये क्या होता है, जिसमें अत्यधिक सिलिका पाया जाता है, अत्यधिक सिलिका पाया जाता है उसे एसिड लावा कहते हैं। एसिड लावा कहते हैं। यह गाढ़ा व चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। और वो क्या कहलाएगा? एसिड लावा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एसिड लावा कहलाएगा। ऐसा लावा जो क्या हो, गाढ़ा हो, चिपचिपा हो, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे एसिड लावा। और बेसिक लावा जैसे इसका उल्टा, कम गाढ़ा, कम गाढ़ा, कम गाढ़ा अर्थात क्या कह सकते हो? पतला, अर्थात पतला लावा जिसमें सिलिका की मात्रा, जिसमें सिलिका की मात्रा बेहद कम होती है, बेहद कम होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बेसिक लावा। उसे बोलते हैं बेसिक लावा। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं बेसिक लावा। जो कम गाढ़ा अर्थात पतला लावा जिसमें सिलिका की मात्रा बेहद कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं बेसिक लावा। तो आपको लावा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, जब यह लावा आगे लिखिए, जब यह लावा पृथ्वी के, जब यह लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। जब लावा पृथ्वी के अंदर जमा रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो अंदर ही जो है आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देता है। नोट करिए आप लोग फटाफट जल्दी से। ठीक है, रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे।
ये तो हमने बता दिया लावा क्या होता है। और अच्छा, एक बात और आप लोग जान सकते हो कि ये जो हमने क्या बताया, वह लावा जो पृथ्वी के अंदर जमा हो जाता है उससे आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है। यह आंतरिक आग्नेय चट्टान दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये समझ के रखिएगा, ठीक है ना। एक को बोलते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाता है उसे बोलते हैं मध्यवर्ती जो है आंतरिक चट्टान, और जो अंतर रहता है उसे तलीय आंतरिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी जो होता है इसका जो उद्गार होता है ज्वालामुखी का, जैसे ये मान लीजिए कि अगर यहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, ये एरिया है, यहां से जो है ज्वालामुखी का उद्गार मान लीजिए हो रहा है, इधर से सब तरल पदार्थ सब निकल निकल के बाहर ऐसे निकल रहा है सब, इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसे? क्रेटर। क्रेटर क्या है तो आप बता सकते हो, ज्वालामुखी के मुहाने को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर के ही विस्तृत रूप को, क्रेटर के विस्तृत रूप को ही, क्रेटर के विस्तृत रूप को ही कोल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। क्रेटर के ही विस्तृत रूप को, ये भाई जो ये मुहाना है ये इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। जब इसी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे क्रेटर को ही क्या बोलते हैं? कोल्डेरा बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कोल्डेरा। और आगे समझते हैं, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था यहां लिखते हैं। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था धुआरे कहलाता है। क्या कहलाता है? धुआरे कहलाता है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था धुआरे कहलाता है। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था क्या कहलाता है? धुआरे कहलाता है, ठीक है ना। अलास्का में हजारों जो है धुआरों की घाटी पाई जाती है, उसका नाम है कटमई। अलास्का की कटमई को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। लिख लीजिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या? अलास्का के कटमई क्षेत्र को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? दिखाई दे रहा होगा। हजारों धुआरों की क्या कहते हैं? इसको घाटी बोलते हैं। किसको? अलास्का को। अलास्का में एक जगह है कटमई, उस क्षेत्र को हजारों धुआरों की घाटी। धुआरे क्या होता है? ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को धुआरे कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना। क्रेटर क्या होता है, कोल्डेरा क्या होता है, धुआरे क्या होता है, सब अच्छे से। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यहां तक आपको कोई डाउट्स तो नहीं है? चलिए, अगर यहां तक डाउट्स नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार का होगा, या अवस्था के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार कहिए या सक्रियता का आधार कहिए। अवस्था या सक्रियता
के आधार पर, दिखाई दे रहा ना, आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। सक्रियता या अवस्था के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, चलो ध्यान समझते हैं। एक को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक को क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरे को क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। क्या होता है? मृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं इसको? तीसरे को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। नोट करिए फटाफट, पहले वाले को हेडिंग बनाते हैं। पहले वाले को हेडिंग बनाते हैं, अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा प्रश्न सक्रिय ज्वालामुखी से पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न सक्रिय ज्वालामुखी से पूछा भी जाता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? आसान सा है, समझ लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार लगातार या रुक रुक कर हो रहा हो, रुक रुक कर हो रहा हो, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार या थोड़ा थोड़ा देर रुक रुक करके, भाई लगातार नहीं होता, रुक रुक के होता रहता है, लेकिन ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी, हम लोग इसमें कई ढंग के प्रश्न आएंगे। जैसे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये खूब पूछा जाता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये इसका नाम क्या है भैया? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है किलायु। क्या नाम है? याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? किलायु। क्या नाम है? किलायु नाम है। और ये किलायु है कहां? ये किलायु है हवाई द्वीप। ये किलायु कहां है? हवाई द्वीप में है। अब ये प्रश्न होता, भैया ये हवाई द्वीप कहां है? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये हवाई किलायु। किलायु क्या है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। लगभग 34 साल से लगातार क्या हो रहा है? लगातार इसमें उद्गार विस्फोट हो रहा है। ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायु है। कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप कहां है? यूएसए में ही है। हवाई द्वीप क्या है? यूएसए में है। क्लियर हो गई बात? अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। एक प्रश्न ये खूब पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, आकार के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, आकार के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी वो क्या है? वो भी हवाई द्वीप पे स्थित है। वो भी हवाई द्वीप अमेरिका में ही स्थित है। नाम क्या है? मौना कोआ। क्या नाम है? मौना कोआ। बहुत इंपॉर्टेंट, मौना कोआ।
मौना कुआ जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है? ये भी हवाई द्वीप पे है। ये भी क्या है? ये भी हवाई द्वीप पर ही है। मौना कुआ भी हवाई द्वीप पे ही है। मौना कुआ भी हवाई द्वीप पे ही है, लेकिन ये आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछे तो क्या आप बताओगे? किलायु बताओगे। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायु। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ ले आकार के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब आपका हो जाएगा मौना कुआ। और ये मौना कुआ कहाँ है आपका? ये भी हवाई द्वीप यूएसए में है। ये भी कहाँ है? हवाई द्वीप आपके यूएसए में ही है। अब आगे और भी ढेर सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि यूरोप का सबसे सक्रिय जो है ज्वालामुखी कौन सा है? यूरोप का। इसको जल्दी से फटाफट नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। जल्दी नोट करिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। और यहां हमने बता दिया विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायु है। क्या है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी? किलायु है। लेकिन अगर आकार के आधार पे बात किया जाए तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना कुआ, या कहीं कहीं ये कोआ भी मिलता है। कोआ कहीं कहीं कोआ भी, इसको कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। कोआ या कोआ, ठीक है ना? आगे अब प्रश्न बनता है, एक ज्वालामुखी ऐसा जो आप लोग खूब उसका नाम सुने हैं, और वो है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? देख लेते हैं हम लोग। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी नाम है माउंट एटना। माउंट एटना यह क्या है? यूरोप का, ध्यान दीजिएगा, कहां? यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये है कहां भैया? ये है आपका इटली में। कहां है? इटली में। इटली में ये कहां पड़ता है? इटली के क्षेत्र में आता है। इटली में कहां? इटली में माउंट सिसिली द्वीप है। ये भी कई बार पूछा गया। माउंट सिसिली द्वीप ये भूमध्य सागर में है। माउंट सिसिली द्वीप भूमध्य सागर जो कि इटली के अंदर में आता है, वहीं पे है माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहां पर स्थित है? इटली में। इटली में कहां? माउंट सिसिली द्वीप कहां? इटली। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी बताइए। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली में ही एक और ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? स्ट्राम्बोली। ये भी खूब पूछा जाता है। स्ट्राम्बोली द्वीप भी कहां? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी पड़ता है आपका इटली में ही। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी पड़ता है इटली में ही, और यह भी भूमध्य सागर में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। और यहां से लगातार उद्गार होने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां है? इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां है? इटली में ही है। इटली के भूमध्य सागर में ही है। इटली जो हिस्सा जो भूमध्य सागर के अंदर है, भूमध्य सागर में ही पाया जाता है। ये भी इटली के अंडर में आता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ठीक है ना? इटली में इसी या भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण भी इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जबकि अभी हमने बताया माउंट एटना कहां है? माउंट सिसिली द्वीप पर स्थित है। और अगर ये पूछो ये किस द्वीप पे है सर जी? स्ट्राम्बोली है तो एक जगह पड़ता है लिसिका द्वीप।
क्या नाम पड़ता है? लिसिका द्वीप पड़ता है। ये भी भूमध्य सागर में ही स्थित है। कहां पर है? लिसिका द्वीप। लिख लीजिए इसको भी, लिसिका द्वीप। लिसिका द्वीप भी कहां पड़ता है? ये भी पड़ता है आपके जो है इटली में ही। इटली में 2 हमने बता दिया आपको, और यूएसए में भी 2 बता दिया। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू बताया। किलायू कहां है आपका? किलायू है आपका हवाई द्वीप, यूएसए में। उसके बाद हमने मोनाकुआ बताया। तो मोनाकुआ जो है ये कहां पर है? ये भी हवाई द्वीप में है, लेकिन आकार के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है, जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना। कहां पर है? भूमध्य सागर में। ये भी पड़ता है, इटली के संरक्षण में आता है। इटली में ही पड़ता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जल्दी से फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। अब प्रश्न पैदा होता है, सर जी ओजोस डेल सलाडो कहां स्थित है? ओजोस डेल सलाडो कहां स्थित है? ओजोस डेल सलाडो स्थित है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। कहां पर है भैया? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। और अर्जेंटीना की तो आप लोग जानते हो ब्यूनस आयर्स। ये सब भी आप साथ साथ पढ़ते हैं आखिर ये बार बार, क्योंकि मिलान करने के लिए आपसे क्या पूछा जाता है? राजधानी भी पूछ लेता है। तो ये कहां है? समझ में आ गया आप सबको कि ये जो ओजोस डेल सलाडो है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओजोस डेल सलाडो है। ओजोस डेल सलाडो कहां पड़ता है? ओजोस डेल सलाडो पड़ता है आपको चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, आकार के आधार पर सबसे बड़ा मोनाकोआ। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा माउंट एटना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे हमने बताया? स्ट्राम्बोली। अब हमने बता दिया सर्वाधिक ऊंचाई का ओजोस डेल सलाडो। ऐसे ही तो याद करना, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना। 100% याद हो जाएगा। ये तो सोचो नहीं याद नहीं होगा, 100% याद होगा। ठीक है, बस ध्यान समझने की। ओजोस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली की राजधानी हमने बताया सेंटियागो, और ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। चलिए अब बात करें इसी ढंग से अगर हम लोग देखें तो जापान का आपने सुना होगा फ्यूजियामा। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी। लिख लीजिए, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। नोट करिए। ठीक है, हो गया ये। ऐसे ही अगर इटली में, अगर एक इटली में और पड़ता है, कभी कभी पूछ लेता है, ये एक्चुअली पहले ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी था, ये ध्यान दीजिएगा। इटली में एक ज्वालामुखी पड़ता है विसुवियस। ये पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी था, लेकिन अब ये जो है, अब ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। विसुवियस कहां है? इटली में। पहले यह प्रसुप्त था। पहले यह, नोट करके यहीं लिख लो, पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता था, परंतु अब
सक्रिय है, ऐसा लिख लीजिए। विसुवियस पूछ सकता है, ठीक है ना। विसुवियस कहाँ है? इटली में है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी था, अब इसे क्या है, अब ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। यहां से विसुवियस भी कहाँ है? ये भी पड़ता है आपका इटली में, ठीक है ना। इटली की राजधानी हमने बताया रोम, राजधानी भी बता दिया, जगह का नाम बता दिया। आशा करते कि आप सबको बढ़िया से मजा आ रहा हो। अगर आप सबको अच्छा लग रहा हो, सब कुछ बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज आप लोग इसे जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक भी करिएगा। लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं, आपका अधिकार है ना, मजे करते रहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के बाद नंबर आता है आपके किसका? प्रसुप्त ज्वालामुखी। किसका? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अभी उद्गार नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में होने की संभावना है, उसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं उसे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो लिख लीजिए प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें वर्तमान समय में विस्फोट या उद्गार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में होने की संभावना है, होने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्लियर हो गई बात? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अभी तो उद्गार नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। पानी पी लिया जाए, 1 मिनट। गर्मी बहुत है ना। भविष्य में होने की संभावना है। उदाहरण अगर देखा जाए तो एक यूएसए में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट सेंट हेलेस। क्या नाम है? माउंट सेंट हेलेस। माउंट सेंट हेलेस क्या है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कहां पर है भैया? यह भी हवाई द्वीप में ही है। कहां है ये? हवाई द्वीप। और ये हवाई द्वीप हमने बताया है यूएसए में है। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। कई लोग न्यूयॉर्क कर देते हैं, ठीक है ना, जोश में आके एकदम न्यूयॉर्क मारते। न्यूयॉर्क नहीं है भैया, न्यूयॉर्क नहीं है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अब यह यूएसए का 51वां राज्य बन गया है। पहले यूएसए में 50 राज्य थे, अब क्या हो गया? 51वां राज्य बना दिया गया। तो यूएसए का 51वां राज्य जो है हवाई द्वीप में जो है स्थित है, ठीक ना। और यूएसए की राजधानी हमने बताया वाशिंगटन डीसी। क्या है? माउंट सेंट हेलेस। माउंट सेंट हेलेस। माउंट सेंट हेलेस क्या है? ये हवाई द्वीप में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी भैया? यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात जो अभी तो उद्गार नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में कभी भी फूट पड़ता है। जैसे कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, एकदम ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, अचानक से विस्फोट हो जाता है ना, वो उस टाइप वाले, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेस, माउंट सेंट हेलेस क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फटाफट नोट करो। अब हम पढ़ा देते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है ना, जल्दी से। एक और मार्कर कहां? चलिए,
ये सब एकदम कई बार, एक दो बार हमारे साथ पढ़िए, देखिए, ठीक है ना। उसके बाद सुबह उठ के थोड़ा सा नींद को थोड़ा सा जो है रोकिए। सुबह के टाइम उठना मुश्किल है, इसलिए जॉब भी उसी को मिलती जो सुबह उठता है, ठीक है। क्योंकि अगर सरल काम करने से सबको अगर सरल होता, शाम को सब पढ़ सकते हैं, ये भी हम समझ लेना थोड़ा सा। और कई लोग कहते हैं कि चाहे शाम को पढ़े चाहे सुबह, बिल्कुल शाम को पढ़े सुबह, लेकिन एक बात तो है, कुछ बात तो सुबह वाले में है जो कि सब नहीं कर पाते हैं, और नौकरी तो भैया उसी को मिलेगा जो सब नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। अब इतना डाउन कंपटीशन हो कि भाई रात वाले को भी मौका मिल जाए, वो बात अलग है, ठीक है, वो तो अपने ऊपर है। लेकिन ये मान के चलिए कि वरीयता क्रम में उन्हें रखा जाएगा। अब ये नहीं, पेपर में ही अपने यहाँ वरीयता हो जाता है भाई, ठीक है ना। आप मेहनत कैसे करते हो, आपका एफर्ट कैसा है, सब कुछ पता चलता है, ठीक है। मेहनत करो, थोड़ा सा सुबह उठ के 7 बार रटो वटो, पढ़ो वढ़ो, समझो, ना समझ में आए तो पूछो, कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम करो, आप वहां हमसे बात करो, कहीं दिक्कत तो पूछो, ना बताए तो कहो, ठीक है ना। चलो मजे से पढ़ते हैं। अगला है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या है? जिसमें उद्गार नहीं हो रहा और भविष्य में उद्गार होने की संभावना भी ना हो। प्रसुप्त में क्या था? उद्गार होने की संभावना भविष्य में थी, लेकिन इसमें उद्गार होने की संभावना भविष्य में ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी। लिख लीजिए यही बात। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार नहीं हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी कहते हैं। एक खूब नाम सुने होंगे, एक ज्वालामुखी का नाम है, जैसे लिख लो किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? तंजानिया, अफ्रीका। अफ्रीका में ही एक और है, क्या नाम है? किलिमंजारो पड़ता है अफ्रीका में, एक जगह तंजानिया देश है, तंजानिया, अफ्रीका के तंजानिया में मिलता है, ठीक ना। एक किलिमंजारो, किलाल भी एक ज्वालामुखी है। वो भी कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। किलाल भी क्या? किलिमंजारो, ये अफ्रीका का जो है ज्वालामुखी है। किलिमंजारो पूछा गया है किस जगह पे? तंजानिया आ चुका है, ठीक है। तंजानिया याद रखिएगा। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। क्लियर? इसी ढंग से और भी एक ये हो गया, और यहीं पे चाहो लिख लो एक और। किलिमंजारो हो गया। कुलाल लिख लो, कुलाल भी अफ्रीका में पड़ता है। और इक्वाडोर में एक जो है, इक्वाडोर में है, क्या है? चिम्बोराजो या चिम्बोराजो ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी? चिम्बोराजो ज्वालामुखी, ये भी मृत है। किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? ये भी मृत है। कुलाल कैसा ज्वालामुखी है? तो कुलाल भी क्या है भैया? कुलाल भी मृत ज्वालामुखी। किसकी उदाहरण है? मृत ज्वालामुखी की उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी की उदाहरण है इक्वाडोर जो है में कौन सा ज्वालामुखी है? चिम्बोराजो। कौन सा? चिम्बोराजो। चिम्बोराजो कैसा ज्वाला, ये कई बार पूछा गया, चिम्बोराजो कैसा ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है। और कहां पर है? इक्वाडोर में है। कहां पर है भैया? इक्वाडोर में है। और आपकी जानकारी के लिए बताओ आप लोग कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है? यहीं पे एक प्रोटोकॉल, एक पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो किसकी राजधानी है? क्योटो राजधानी है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो है।
अभी हमने सेंटियागो बताया था, चिली की राजधानी सेंटियागो बताया था, ठीक है ना। चलिए, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे हमने क्या बताया था, जो है एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताया था, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कमेंट बॉक्स में बार बार लिखा करिए ये सब, जिससे हमारे पास भी पहुंचे, हमें भी लगे आप चैतन्य अवस्था में हो। और ऐसे लेट लेट के पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा मेहनत करोगे आप, हाथ पांव चलाओगे तो मजा आएगा। इक्वाडोर में क्या है, चिम्बेराजो ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। चिम्बेराजो कैसा ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। इस सबसे प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एक ज्वालामुखी और मृत, देखो एक दो और नोट कर लो आप लोग, ये मैं वो सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। इतना तो कम से कम रटा होना चाहिए आप लोगों को, जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चल, और एक है पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी भी कैसा है, पोपा ज्वालामुखी भी कैसा है, मृत ज्वालामुखी है। और ये पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, म्यांमार में है। कहाँ पे है, म्यांमार में है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहा जाता है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, म्यांमार में है। एक है दामबंद। दामबंद ज्वालामुखी कहाँ है, दामबंद ज्वालामुखी कहाँ है, ये भी मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, हम लोग मृत पढ़ ही रहे हैं। दामबंद जो ज्वालामुखी है वो है ईरान में। कहाँ है, ईरान में है। दामबंद ज्वालामुखी कहाँ है, ईरान में है। इसी ढंग से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक है कोह सुल्तान। कोह सुल्तान क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। क्या है भैया, एक मृत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। कहां पे है, पाकिस्तान। ईरान में दामबंद। पोपा कहां है, म्यांमार में। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा ज्वालामुखी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी अब भी बात बिगड़ी है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। वैसे मुझे अच्छे से पता है, अगर आपने मुझे दिया होगा 30 से 40 मिनट मेरे साथ अच्छे से बिताया होगा, तो आज के बाद ज्वालामुखी अब आपका कभी समस्या पैदा नहीं करेगा। चलिए बस करते हैं, थैंक यू।